इस वीडियो के अंदर हम आपको कक्षा 9वीं हिंदी का आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 से इसका 100% रियल पेपर दिखा रहे हैं आपको। आप सबको पता है कि हम जो भी आपको क्वेश्चन बताते हैं वो गलत क्वेश्चन नहीं होते हैं, हमेशा वही क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो से 100% आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा। आप देख सकते हो 70 नंबर का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का आपके टाइम रहेगा। 70 में से 70 नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वरना एग्जाम बाद आपको पछताना पड़ेगा। इस वीडियो पर आप वापस आओगे एग्जाम के बाद और कमेंट करके जाओगे कि सर आपने जो प्रश्न बताए वो एग्जाम में आए हैं हमारे। तो देखिए आप अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर 9वीं हिंदी का पेपर है, 100% रियल पेपर है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी वीडियो से आपके प्रश्न आएंगे एग्जाम के अंदर, तो इसलिए इनको बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करना, वरना एग्जाम बाद पछताओगे। तो इसलिए अभी देखिए आप पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले आपको खंड अ दिया है जिसमें अपठित गद्यांश दिया है। इसमें हम आपको उत्तर भी बताएंगे साथ में, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, हल्के में मत लेना, क्योंकि जो हम आपको बता रहे हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्ट। तो इसलिए आपको बता रहे हैं एज इट इज़ आएंगे, जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं इसी के अंदर से वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम आपको ग्रामर खंड का उत्तर बताते हैं। खंड स आपकी ग्रामर भाग से आएगा, यानी व्याकरण भाग से। तो देखिए आप निम्नलिखित उपसर्ग से दो दो शब्द बनाइए। उपसर्ग किसे कहते हैं? आप सबको पता है कि उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जो आपके शुरू में जुड़ते हैं और शब्द को परिवर्तित कर देते हैं, किसी भी शब्द के शुरू में जुड़ते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो अंत में जुड़ते हैं। तो देखिए अध जो उपसर्ग है उससे आपको शब्द बनाना है। तो अध से आप एक तो बना सकते हैं, दो आपको बना के बताने हैं। तो एक तो आप बना देंगे अधमरा, ठीक है, अध से एक तो आप बन जाएगा अधमरा। दूसरे से अधजल, ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं अधजल। और एक और अगर आप लिखना चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं, अध से आप बना सकते हैं अधखिला, ठीक है। तो ये उपसर्ग से ये आप बना सकते हैं। दूसरे का उत्तर देखें आप, सम उपसर्ग से आपको बनाना है, ठीक है। जो सम उपसर्ग दे रखा है तो इससे आप क्या क्या बना सकते हैं? तो एक तो यहाँ पे हो जाएगा आपके संयम, संयोग, ठीक है, संयम, संयोग। और आप बना सकते हैं संस्कार, संस्कार भी आप इस सम उपसर्ग से बना सकते हैं। और देखें आप संगीत भी बना सकते हैं आप सम उपसर्ग से। तो ये प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा जाएगा, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो इसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। संस्कृत भी आप इससे सम से बना सकते हैं। आगे देखिए आप, आगे आपको दिया है निम्नलिखित को विशेषण में बदलिए। तो इनको आपको विशेषण में बदलना है। अपमान आपको दिया हुआ है, तो अपमान का विशेषण क्या होगा? तो आप सबको पता है अपमान का विशेषण क्या होता है? अपमानित। क्या होता है? अपमानित। तो यहाँ पे हमने अपमानित लिख दिया है, तो ये आप लिख देना उत्तर। दूसरा देखिए आप परिश्रम, परिश्रम शब्द का उपसर्ग क्या होता है? तो परिश्रम शब्द का उपसर्ग होता है परिश्रमी। क्या होता है? परिश्रमी, ठीक है। तीसरा देखिए आप, स वाला, स में दिन लिखा हुआ है, दिन का उपसर्ग क्या होता है? दैनिक। क्या होता है? दैनिक। विशेषण क्या होता है? दैनिक। चौथा देखिए चमक, चमक का विशेषण क्या होता है? तो चमक का विशेषण होता है चमकीला। क्या होता है? चमकीला। तो ये विशेषण वाले हो गए आपके। अगला देखें आप, आगे आपको दिया है जो आपको श्रुति संभिन्नार्थक शब्द लिखने हैं, यानी कुल और कुल, ये दोनों में मात्रा अलग है, ठीक है। ये कुल है और ये कुल है, तो इन दोनों का आपको अर्थ बताना है। तो देखें आप, जो ये कुल है इसका होता है किनारा। इसका मतलब क्या होता है? किनारा, ठीक है, किनारा। और ये है कुल, तो इसका अर्थ होता है वंश। तो ये दोनों शब्द अलग है, मात्राओं की वजह से दोनों का अर्थ भी अलग हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। तो इसका आपको बताना था। दूसरा देखें आप, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा का देखें तो अपेक्षा का मतलब तो होता है उम्मीद। अपेक्षा का मतलब क्या होता है? उम्मीद करना, ठीक है, उम्मीद करना। और उपेक्षा, अपेक्षा तो उम्मीद करना, और उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? ध्यान ना देना। उपेक्षा करना, ध्यान ना देना, ठीक है। आगे देखिए आप, संयुक्त वाक्य की परिभाषा आपको लिखनी है। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा हम आपको लिखकर बता देते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। तो देखें आप संयुक्त वाक्य की परिभाषा, तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक, ठीक है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र साधारण वाक्य, ठीक है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्य हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको आपको कहते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। तो ये संयुक्त वाक्य की परिभाषा भी आपने लिख दी होगी। देखते हैं आगे।
आगे देखें आप, आगे सबसे पहले हमने आपको ये खंड स का बता दिया, आपको व्याकरण का पूरी वीडियो देखना। अब हम पहले प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर देखें, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और 2 से 3 बार इस वीडियो को देखो, सारे ही याद हो जाएंगे। और एग्जाम खत्म होने के बाद आप खुद इस वीडियो पर आओगे और कमेंट करके जाओगे कि सर जो बताया वो प्रश्न हमारे एग्जाम में आए। तो सभी जिलों के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए सारे बच्चे इसको पूरा देखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। जो आपके पाठ है लहासा की ओर, ठीक है, यात्रा वृत्तांत आपका जो है उससे आपको बताना है जो तिब्बती समाज था वो कैसा था। 3 नंबर के लिए प्रश्न है, तो देखें इसका उत्तर। तो देखें आप, ये आपके 11वें प्रश्न का उत्तर है। उस समय तिब्बती समाज में जाति पाति छुआछूत नहीं था, औरतों के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। अपरिचित व्यक्ति को वे अपने घर में आने दे सकते थे, परंतु वो चोरी के भय से किसी भी भीख मंगे को घर में घुसने नहीं देते थे। वहाँ अतिथि सत्कार अच्छी तरह से किया जाता था। तो ये था, ठीक है ना, ये उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखें आप, अगला देखें आप, 11वें का 8वें का भी उत्तर हम आपको बताएंगे ताकि ये सब आपके इंपॉर्टेंट है और सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद होने चाहिए। सांवले सपनों की याद, जो आपके पाठ है सांवले सपनों की याद, पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उससे अपने शब्दों में लिखिए। जो आपके सालिम अली था उसके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना है, तो देखें आप इसका उत्तर। तो ये उत्तर देखें आप, सालिम अनन्य प्रकृति प्रेमी थे, ठीक है। सालिम कैसे थे? प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक ने शब्दों में उन जैसा वर्ड जो बर्ड वाचर है शायद कोई हुआ है, ठीक है। जो लेखक ने क्या कहा है कि उनके जैसा जो बर्ड वाचर है वो शायद ही कोई हुआ है, ठीक है, वैसा कोई भी नहीं हुआ है इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये लेखक ने कहा था किनके लिए? सालिम अली के लिए, ठीक है ना। तो ये प्रकृति प्रेमी थे, तो इनके व्यक्तित्व के बारे में आप ऐसे बता सकते हैं। अगला देखें आप, अगला प्रश्न देखें आप, 12वां प्रश्न आपको दिया है। वापस आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, 2-3 बार देख लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्ट, फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा, ठीक है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन करना है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने के लिए आग्रह किया था। तो देखें आप उत्तर। तो ये देखें आप, 12वें का उत्तर, सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने के लिए कहती है जो कृष्ण धारण करते हैं। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, ठीक है, कौन से पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे, ठीक है, पशुओं के संग विचरण करे। तो ये आपको लिखना है 12वें का उत्तर। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न आपको देखो अथवा का दे रखा है कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। जो ज्ञान की आंधी है उस पर भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको बताना है। तो देखें इसका उत्तर। तो ये देखें आप, अथवा वाले का उत्तर है, ज्ञान की प्राप्ति से भक्त के अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का उदय होता है तथा ज्ञान के प्रकाश से जीवन अज्ञानता रूपी अंधकार से मुक्त होकर प्रकाश में हो जाता है, मनुष्य मोह माया से मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये उत्तर आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखें आप, 13वां आपको दिया है, 2 बेलों की कथा में बेलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विशेषक मूल्य उभर कर आए हैं, ठीक है। नीति विशेषक मूल्य आपको बताने, क्या सीख इससे मिली हमें, ठीक है, वो आपको बतानी 2 बेलों की कथा से। तो देखिए इस पाठ का आपके उत्तर। तो ये देखें आप, ये 13वें का उत्तर है। सारे ही आपको याद करने हैं, तो 2-3 बार वीडियो को देख लेना, याद खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए, पॉइंट बना के लिखना है आपको, ठीक है। एक की जगह आप यहाँ पे आई इस टाइप से लिख सकते हैं या फिर ABC टाइप से भी लिख सकते हैं, इधर A लिखते हैं इधर B लिखते हैं, तो पॉइंट बनाकर उत्तर दे तो अच्छा रहेगा। आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। तीसरा देखें, अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें आप, अगला प्रश्न आपको दिया है 14वां, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था। तो आपको बताना है जो लेखक थे वो किस कारण अपने साथियों से पिछड़ गए थे, ठीक है, पीछे रह गए थे। तो देखें आप 14वें प्रश्न का उत्तर। तो ये देखें आप 14वें प्रश्न का उत्तर, लड़कोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थककर धीमा चलने लगा। जो लेखक का घोड़ा था वो थककर धीमा चलने लग गया था, थक गया था वो। उनका घोड़ा बहुत सुस्त था। कैसा था घोड़ा? बहुत सुस्त था, इसलिए वह अपने साथियों से पिछड़ गया था और अकेले में रास्ता भूल गया था, ठीक है ना। तो ये आप उत्तर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला आपको देखें 15वां प्रश्न दिया है, लॉरेंस की पत्नी क्रीड़ा ने
ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो आपको बताना है कि लॉरेंस की जो पत्नी थी कीड़ा, ठीक है, उसने ऐसा क्यों कहा था कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो 15वें का उत्तर देखें आप। तो ये आपके 15वें प्रश्न का उत्तर है। तो देखें आप, लॉरेंस की पत्नी कीड़ा जो जानती थी, यहाँ पे कीड़ा आएगा, ठीक है ना, फीड़ा नहीं है, कि लॉरेंस के गोरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ अतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके पक्षी प्रेम को अद्वितीय करने के लिए उन्होंने ये वाक्य कहा था, ठीक है ना। आगे देखें, अगला प्रश्न देखें आप। 16वां प्रश्न आपको दिया है कि मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। तो मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, तो इसका देखें आप उत्तर। तो 16वें प्रश्न का उत्तर देखें आप। मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझे बाढ़ के पानी को लेखक ने तरल दूध कहा है। किसे कहा है, तो गेरुआ झाग फैन में उलझे बाढ़ के पानी को लेखक ने तरल दूध कहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये वो पानी था जिसका स्वरूप तरल था पर मौत का संदेश लेकर तेजी से बढ़ रहा था, जो अपने शहरों गांवों की मृत्यु के विकराल दूध की भांति निगल रहा था, ठीक है ना, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूध कहा था, ठीक है। ये उत्तर आप लिख देंगे। अगला प्रश्न देखें आप। अगला देखें आप 17वां प्रश्न। आपको बता रहा हूँ, एक भी प्रश्न छोड़ना मत, क्योंकि सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा, तो एक भी मिस मत करना। 17वां देखें आप। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। आपको बताना है, जो लेखिका थी उनकी जो नानी थी उनकी आज़ादी में किस प्रकार की भागीदारी रही थी आंदोलन के अंदर, आज़ादी के आंदोलन में। तो देखें आप इसका उत्तर। तो ये आपके 17वें प्रश्न का उत्तर है। तो देखें, वह प्रत्यक्ष रूप से भले ही आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं ले पाई हो, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही, और इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी थी, ठीक है ना। तो ये आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न देखें आप। 18वां प्रश्न आपको देखो, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्म से। तर्क सहित उत्तर देना है आपको कि किसी भी व्यक्ति की जो पहचान होती है वो कुल से होती है या उसके कर्म से होती है। तो देखें आप। तो 18वें प्रश्न का उत्तर देखें आप। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल से, ठीक है, ये आपको लिखना है। ऊंचे कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति यदि नीचे कर्म करता है तो उसे ऊंचा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। अगर कोई ऊंचे कुल का व्यक्ति है पर वो नीचा कर्म कर रहा है तो उसे ऊंचा कुल का नहीं माना जाएगा, उसे ऊंचा नहीं माना जाएगा, उसे क्या माना जाएगा, उसे नीचा माना जाएगा, वह नीच ही कहलाता है। तो इसलिए अपने कर्मों से ही हमारी पहचान होती है। तो व्यक्ति की पहचान किससे होती, कर्मों से होती, ना कि कुल से। तो ये आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न देखें आप। अगला आपको प्रश्न दिया है 19वां। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। इस कथन, ये जो कथन है किसका है, ये कथन कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ठीक है। और अगला भी देख लो आप एक साथ। कवि कहाँ रहकर कोयल से प्रश्न करता है। तो कवि कहाँ रहकर कोयल से प्रश्न करता है। तो ये दोनों एक एक नंबर के प्रश्न है, तो इन दोनों के उत्तर देखें आप। तो 19वें प्रश्न का उत्तर देखें आप। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये किसका कथन था, तो ये मोती का कथन है, तो यहाँ पे आपको मोती उत्तर लिखना है। अगला देखें 20वां। कवि जेल में रहकर कोयल से बात कर रहा था। कवि कहाँ पर रहकर, जेल में रहकर, ठीक है ना, तो जेल आपको लिखना है। आगे देखें आप। आगे आपको ये देखें, यहाँ पे आपको व्याख्या करने के प्रश्न भी दिए गए हैं, निबंध वाले प्रश्न भी दिए गए हैं। ये चारों निबंध आपको याद होने चाहिए, चारों की तैयारी करनी है आपको। ये लेटर भी दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब का भी और सॉल्यूशन कर दें, आपको देखो हमने व्याकरण बता दिए, ठीक है, व्याकरण वाले सारे सवाल करा दिए हैं, और आपको प्रश्नोत्तर वाले सारे सवाल करा दिए, सबके उत्तर हमने करा दिए हैं, प्रश्नोत्तर वाले भी। तो ये दोनों तो हमने कंप्लीट करा दिए आपके। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ये भी करा दें तो फटाफट आप कमेंट करना, तो आपको वो भी करा देंगे। व्याख्या वाले प्रश्न भी आएंगे, सब प्रसंग व्याख्या करनी होगी। तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उस पर डिपेंड होगा कि हम बनाएं कि नहीं बनाएं नेक्स्ट पार्ट। और दूसरे सब्जेक्ट के भी पेपर चाहिए तो कमेंट कर देना, तो वो भी पेपर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।